हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोज़गार विद अंकुर शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है ये ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर में आप लोगों ने, अगर आप ट्रांसफार्मर के पास कभी खड़े हुए हों तो आप लोगों ने एक आवाज़ सुनी होगी जिसको हम बोलते हैं हमिंग साउंड। ये हमिंग साउंड ट्रांसफार्मर में से कंटिन्यू आती रहती है। दोस्तों, आज मैं इस हमिंग साउंड के बारे में आपका जो डाउट है उनको क्लियर करने जा रहा हूँ। पहला डाउट ये है, हमिंग साउंड क्यों जनरेट होती है, ट्रांसफार्मर के अंदर कैसे जनरेट होती है। दूसरा डाउट, क्या हमिंग साउंड से कोई नुकसान है। तीसरा डाउट ये कि अगर हम हमिंग साउंड को किसी तरह कम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। ठीक है, 3 डाउट मैं आज आपके यहाँ पे क्लियर करूँगा। तो दोस्तों, पहला जो पॉइंट है उसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ट्रांसफार्मर के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा डायग्राम से। देखो, ट्रांसफार्मर जो है हमारा, उसका अगर हम ब्लॉक डायग्राम एक तरह से बनाना चाहें तो उसके अंदर एक ये कोर होती है, एक कोर के ऊपर वाइंडिंग होती है, ये प्राइमरी वाइंडिंग इधर, ये सेकेंडरी वाइंडिंग इधर। ये इक्विवेलेंट डायग्राम है इसका। यहाँ पे हम इधर यहाँ पे इनपुट देते हैं, यहाँ से हम इसका लोड चलाते हैं, ठीक है, आउटपुट लेते हैं मतलब। और ये जो वाइंडिंग्स हैं इसके अंदर हमारा मैग्नेटिक फील्ड घूमता रहता है, ठीक है। ऐसे ये है हमारी कोर के अंदर इस तरीके से गोल गोल हमारा मैग्नेटिक फील्ड घूमता रहता है। थोड़ा सा मैं रेड कलर से दिखा देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। अब दोस्तों, ये जो हमारा प्रोसेस है, यही ट्रांसफार्मर काम क्या करता है। ट्रांसफार्मर या तो हमारा लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा जिसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं, या फिर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा जिसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं, ठीक है। और एक हमारा होता है 1 to 1 ट्रांसफार्मर, जो हमारा ना हाई में कन्वर्ट करता है ना लो में करता है, लेकिन वो आइसोलेट कर देता है हमारा दोनों इनपुट और आउटपुट को, ठीक है। तो उसका आइसोलेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। अब दोस्तों, इसमें हमारा पॉइंट ये आता है कि हमारा हमिंग साउंड क्यों जनरेट होती है। तो आपको मैंने बता दिया है कि किस तरीके से हमारा ट्रांसफार्मर होता है। जैसे कि यहाँ से भी आप देख सकते हो, ये जो बीच में है ये है हमारी कोर, और कोर के एक साइड में है प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरी साइड में होगी सेकेंडरी वाइंडिंग, और ये होगी ट्रांसफार्मर कोर। अब ये ट्रांसफार्मर कोर जो है ये हमारी थिन लैमिनेशन से मिलके बनती है। थिन लैमिनेशंस क्या है ये दोस्तों, यहाँ पे आप डायग्राम में देखिए, ये जो दिख रहा है ना आपको ई और आई मिलके, तो ये ई और आई जो है ये हमारी लेमिनेशंस हैं, ठीक है। इसी शेप में हम लेमिनेशंस यहाँ पे बना के रखते हैं। मतलब ये बहुत बारीक हमारी एक पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, बहुत ही बारीक पत्तियाँ होती हैं। जैसे कि ये देख सकते हो आप यहाँ से सिंगल लेमिनेशन। तो इस तरीके की लेमिनेशंस को हम पहले क्या करते हैं, इंसुलेट करते हैं, ठीक है, वार्निश कोटिंग से। और वार्निश की कोटिंग करके फिर इनको सबको एक साथ जॉइंट करते हैं, और एक साथ एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे रखते हुए ये हमारी वाइंडिंग यहाँ से पूरी तैयार हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा एक सिंगल कोटिंग रखी, फिर उसके ऊपर दूसरी लेमिनेशन, तीसरी लेमिनेशन, चौथी लेमिनेशन, पांचवी लेमिनेशन, ऐसे हमारी बहुत सारी लेमिनेशंस जब एक के ऊपर एक जुड़ जाती है तो उससे हमारी कोर जाके तैयार हो जाती है, ठीक है। अब दोस्तों, हम क्या करते हैं, जब हमारी कोर रेडी हो गई है तो कोर को हम क्या करते हैं, सिंगल फेज या अपना जो भी ट्रांसफार्मर, अगर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है तो सिंगल फेज सप्लाई देंगे, मतलब एसी सप्लाई हम उसको प्रोवाइड करते हैं। तो जब हम उसको एसी सप्लाई दे रहे हैं, वो एसी सप्लाई क्या करती है, हमने इनपुट की साइड उसको एसी सप्लाई दी और वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, ठीक है। जब भी हम एसी सप्लाई किसी भी ट्रांसफार्मर को देंगे तो ये ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन बोल सकते हैं या तो, ठीक है। मतलब कि एक साइड हम क्या कर रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड भी हमारा करंट फ्लो कर जाए, तो वो कैसे कर रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से तो कर रहा है, ठीक है। और जो उसमें वोल्टेज जनरेट हो रहा है वो हमारा किस पे डिपेंड करता है, E = NdΦ/dt, ठीक है। तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करता है, मतलब हमारा टाइम के साथ कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो ये उसी चीज़ पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों, आपका ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके अंदर हमेशा कंटिन्यूसली घूमता रहता है कोर के अंदर, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये हमारा कोर को इफ़ेक्ट भी करता है। इफ़ेक्ट क्या करता है कि जब हमारे मैग्नेटिक फील्ड इसमें घूमता रहेगा तो ये एक स्ट्रेस जनरेट करता है कोर के अंदर, और उस स्ट्रेस की वजह से कोर जो है वो हमारी वाइब्रेट करती है। वाइब्रेट करने का मतलब ये है कि उसके अंदर इलोंगेशन और कंप्रेशन चलता रहता है। इलोंगेशन और कंप्रेशन का मतलब है कि कभी हमारी कोर का साइज़ धीरे से बढ़ेगा, कभी हमारा कोर का साइज़ धीरे से घटेगा, फिर धीरे से बढ़ेगा, फिर धीरे से घटेगा, फिर धीरे से बढ़ेगा, फिर धीरे से घटेगा। मतलब ऐसे ही हमारा प्रॉब्लम इसमें क्रिएट
प्रॉब्लम क्या बोलें इसको, एक इफ़ेक्ट है, मैग्नेटिक फील्ड का ये इफ़ेक्ट है जिसको हम मैग्नेटोस्ट्रिक्शन बोलते हैं। आप लोगों ने सुना हो शायद ये वर्ड मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। तो अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछता है कि ट्रांसफार्मर में हमिंग साउंड क्यों आती है, तो उसके लिए आप डायरेक्टली क्या कहेंगे, तो उसका रीज़न सर ये है कि उसमें मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट होता है जिसकी वजह से वो हमिंग साउंड जनरेट करता है। फिर आपसे वो क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैग्नेटोस्ट्रिक्शन क्या होता है, तो आप उसमें कहोगे कि जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है हम उसमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एसी सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एसी सप्लाई प्रोवाइड करने के केस में उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड हमारा जब कोर के अंदर से फ्लो होता है तो वो कोर को इफ़ेक्ट करता है। इफ़ेक्ट क्या करता है, वो उसके अंदर एक स्ट्रेस जनरेट करता है। उस स्ट्रेस की वजह से हमारा जो कोर है वो इलोंगेट होगा और दूसरा कंप्रेस होगा, फिर इलोंगेट होगा, फिर कंप्रेस होगा, फिर इलोंगेट होगा, फिर कंप्रेस होगा। तो ऐसा प्रोसेस होने से उसके अंदर एक क्या होता है, स्ट्रेस जनरेट हो रही है। तो वो स्ट्रेस की वजह से, इलोंगेशन और कंप्रेशन की वजह से ही हमारा ट्रांसफार्मर के अंदर हमिंग साउंड जनरेट हो रही है। आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट बहुत अच्छे से। अभी भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि क्या इससे कोई हमें नुकसान हो सकता है हमिंग साउंड से। तो दोस्तों हमिंग साउंड से नुकसान कुछ ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन नुकसान ये हो सकता है कि अगर आप उसके बिल्कुल नियर बाई में सो रहे हैं तो आपको सोने में ज़रूर वो प्रॉब्लम कर सकती है। ठीक है, हमिंग साउंड बाकी आपको ज़्यादा कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगी, लेकिन अगर आप वहाँ पे सो रहे हैं वह उसके नियर बाई में, तो वहाँ पे हमिंग साउंड आपको सोने नहीं देगी। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर घूं ऐसी आवाज़ हमेशा आती रहती है ट्रांसफार्मर के अंदर। जब भी आप उसके आसपास से निकलोगे आप लोग ये फील कर सकते हो। तो बेसिकली आपको रीज़न समझ में आ गया होगा, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इज़ द रीज़न फॉर हमिंग साउंड। एंड मैग्नेटोस्ट्रिक्शन होता है हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड का इफ़ेक्ट, जिसकी वजह से हमारा जो कोर है उसका साइज़ इंक्रीज और डिक्रीज़ करता रहता है, और उसकी वजह से हमारी कोर के अंदर एक स्ट्रेस जनरेट हो रखी होती है, जिसकी वजह से हमारा हमिंग साउंड वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। तो दोस्तों आपको अगर क्लियर नहीं हुआ है अभी भी कुछ पॉइंट, तो आप ज़रूर पूछिएगा हमसे। और बाकी मैंने ये भी बता दिया आपको, फैराडे का जो लॉ है ना, उस पर ये डिपेंड होता है हमारा ट्रांसफार्मर की वर्किंग। वैसे तो बोल सकते हैं म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है ट्रांसफार्मर, लेकिन फिर भी फैराडे लॉ से ही हमारा वोल्टेज जो है जनरेट होता है वहाँ पे। E=-NdΦ/dt, जहाँ पे हमारा N इज़ द नंबर ऑफ़ टर्न्स मतलब कि हमारा जो वाइंडिंग है दोस्तों, ये जो टर्न है ना, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं जो हमने वाइंडिंग की हुई है उसमें कितने टर्न है वो हमारा मैटर करता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इजीली काउंट कर सकते हैं आप लोग दोस्तों। देखोगे तो प्राइमरी साइड में यहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ़ टर्न्स है और सेकेंडरी साइड में यहाँ पे कम नंबर ऑफ़ टर्न है। तो जितने ज़्यादा टर्न जिस साइड, उतना ज़्यादा हाई वोल्टेज उस साइड हो जाएगा। ठीक है, अगर प्राइमरी में यहाँ पे ज़्यादा टर्न है तो प्राइमरी का वोल्टेज हाई होगा और सेकेंडरी का कम होगा। इसका मतलब हमारे यहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी वोल्टेज हाई और सेकेंडरी वोल्टेज लो, मतलब आउटपुट कम। इसका मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर आउटपुट ज़्यादा मिलेगा तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाएगा। और एक फार्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, टर्न्स रेशो का ये फार्मूला है। ठीक है, ये V1/V2 = N1/N2, ठीक है, = I2/I1 ये होता है। तो मतलब कि वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ़ टर्न के। जितने ज़्यादा टर्न होंगे उतने ही ज़्यादा हमारा वोल्टेज होगा। और करंट हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितने ज़्यादा टर्न उतना हमारा कम करंट। ठीक है, और ट्रांसफार्मर के अंदर एक और कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ, फ्रीक्वेंसी इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रोटेशनल पार्ट नहीं होता, तो इसलिए इसके अंदर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। ये सिर्फ क्या करता है, ये वोल्टेज के और करंट पे काम करता है। ठीक है, मतलब वोल्टेज को हमारा बढ़ा सकता है तो करंट घट जाएगी, क्योंकि पावर तो कांस्टेंट होती है। पावर जितनी हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर 10 kVA का ट्रांसफार्मर है तो 10 kVA देगा वो तो। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें बता दी हैं एक्स्ट्रा भी। जैसे 10 kVA का मतलब ये हो गया कि ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है हमारी वो kVA में होती है। ठीक है, कितने kVA का, वैसे तो बोल सकते हैं कि kV भी बोल सकते हैं, किलोवोल्ट की, कितने किलोवोल्ट पे ये काम कर रहा है हमारा ट्रांसफार्मर। ठीक है, जो वोल्टेज रेटिंग है, जैसे कि हमारा कोई ट्रांसफार्मर होगा जो कि हमारा 11 kV को हमारा 33 kV में कन्वर्ट कर रहा होगा, तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा जो कि हमारा 11,000 वोल्टेज को 33,000 वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। तो इस तरीके से हमारा है। लेकिन ये टर्न्स रेशो का फॉर्मूला आप याद कर लेना, V1/V2 = N1/N2 = I2/I1। तो इसको ट्रांसफार्मर रेशो या फिर ट्रांसफॉर्मेशन रेशो या फिर टर्न रेशो बोलते हैं। तो दोस्तों अभी आपको क्लियर हो गया होगा पॉइंट, नहीं क्लियर हुआ है तो फिर से मैं बोल रहा हूँ आपसे, रिक्वेस्ट है ये कि कोई भी डाउट मत रखिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे जल्द से जल्द। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।